हिंदी कहानी इमली का विशाल वृक्ष। 3 राहें यही मिलती है, बढ़ जाती है। सामने पक्की सड़क, दक्षिण की ओर 12 मील चलकर कन्याकुमारी के तट पर रुकती है सड़क। जल क्रीड़ा का आनंद उठाने उत्तर की ओर भी लबराती जाती है सड़क। तिरुवनंतपुरम, बंबई और बाद में हिमालय तक भी चलती जाती है सड़क, चलती जाती है। हिमालय को भी पार करती है शायद सड़क। पथ वही जो पथ चिन्ह पाए, है न। इमली के इसी विशाल वृक्ष के पीछे से पश्चिम से आती हैं 2 राहें। वृक्ष की परिक्रमा कर बढ़ जाती है राहें, पक्की सड़क में समा जाती हैं। इसके बाद कौन जाने, कहते हैं न, सभी राहें समुद्र तट पर बिछुड़ती हैं, समुद्र पार खो जाती हैं। राहें अधूरी, शुरू कहाँ होती होंगी, खत्म कहाँ होती होंगी। इमली के इस विशाल वृक्ष तक आने वाले पथ अनगिनत। बूढ़ा वृक्ष, बुढ़ापा तक बुढ़ा गया है वृक्ष का। जरा हटकर कुछ देर लगाओ ध्यान। सफेद बालों वाली, रुई का ढेर प्रतीत होते बालों वाली बुढ़िया है वृक्ष। आंखों में रुई बिछ गई है, कमर झुक गई है, शरीर सूख गया है। अंतरात्मा की न जाने किस परत से आनंद को ढूंढ निकाल पुलकित होती प्रतीत होगी बुढ़िया। न जाने कितने बरस पुराना है वृक्ष। अब तक गौरव सहित जी रहा था वृक्ष। कुछ दिन और जी जाता, तब मर भी जाता वृक्ष अपने आप। जल्दबाजी, मानव जाति की यह विकृति, पछाड़ने के बाद सीना ठोककर विजय घोषणा की यह लालसा। वृक्ष मिटा दिया गया, खड़े खड़े गंवा दी जान वृक्ष ने। इमली के इस विशाल वृक्ष का जीवन, इसकी मृत्यु, स्मृति रेखाएं जीवित है, अमिट है। कुछ एक विषय भुलाए नहीं जा सकते। नहीं, इन्हीं में से एक है इमली के वृक्ष की ये कहानी। 3 राहें जहां मिलती थीं, बढ़ जाती थीं, वही जहां इमली का विशाल वृक्ष राज करता था, कमाल की रौनक थी। जहां तक उस चौक का सवाल है, सृजन कला, सृजन शक्ति, वही आकर पराकाष्ठा के भ्रम सहित मग्न प्रतीत होती थी। वैसे देखा जाए तो कर क्या डाला था इमली के इस वृक्ष ने। जहां जन्मा वही खड़ा रहा, बस। और क्या, मानव क्रीड़ा का मौन साक्षी, बस। और क्या, इस क्रीड़ा में भाग लिया था वृक्ष ने। अछूता ही तो रहा था वृक्ष इस क्रीड़ा से, कि नहीं। आते जाते की हंसी, आते जाते का रोना, रोने ही का हंसी का रूप धरना, स्वार्थ, त्याग, त्याग में छिपा स्वार्थ, ईर्ष्या, प्रेम ही के कारण जन्म लेने वाला द्वेष। ये सब कुछ देखता रहा वृक्ष, देखते खड़ा रहा वृक्ष। और करता भी क्या वृक्ष। मानव जाति के प्रति कौन सी बुराई की वृक्ष ने। मांगा था किसी से कुछ भी, हाथ फैलाकर ही की थी किसी को देखकर। खोदा था गड्ढा किसी के लिए, किसी से मिलकर। वृक्ष ने आप ही जन्म लिया था, आप ही बड़ा था वृक्ष। पत्ते निकले, फूल खिले, फलियां लगी, फूल बदलकर फली बनी, पत्तियां गायब ही, पत्तियां पककर गिरी, धरती को छिपाती, धरती ही में घुल मिलकर, जननी को शक्ति प्रदान कर, वृक्ष ही में समा गई पत्तियां। आकाश को टटोलती टहनियां, जमीन में राह भुला देने वाली जड़ें। बस, आत्मसम्मान सहित इसी प्रकार जी रहा था वृक्ष। वही इमली का, फिर वही बात, देश, दौलत, स्त्री, अधिकार, ख्याति, पासे बना दिए गए हैं। इमली के वृक्ष की क्या औकात, बना दिया गया पासा। इमली के वृक्ष को मिटा दिया गया। इस वृक्ष का जीवन बीता कैसे, कैसे हुई इसकी मृत्यु, कहानी यही है। वृक्ष वही था, वृक्ष के फलने के पूर्व भी वहां कुछ तो जीवित रहा ही होगा, इसके बाद भी वहां कुछ तो जिएगा ही, ले आया ही जाएगा कुछ जीने के लिए। मेरा लेकिन यही विश्वास था, पूर्ण विश्वास, कि चौक वीरान हो गया है। इसका यह अर्थ नहीं कि सब यही सोचे कि इमली का वृक्ष जहां खड़ा था वह चौक वीरान हो गया है। चौक वीरान हो गया है, यह मेरा अपना विचार है, बस। इमली का वृक्ष चौक पर नहीं खड़ा है। आती जाती गाड़ियां लेकिन स्थल की, शून्य की परिक्रमा कर रही हैं। न हो परिक्रमा, तब न जाने कौन गाड़ी किससे टकराए। नियति, इमली के विशाल वृक्ष का पाठ। संभव है परिक्रमा करने वाले पाठ को स्वीकारते हुए शर्माए। चलिए सब जिए, और क्या। मनुष्य ही ब्रह्मा है, विष्णु, शिव, दामोदर आसान बार बार यही कहा करते थे। तत्ववादी थे, आसान। उन दिनों न हम न वह ये कहते थे। मनुष्य वर्ग की पहुंच से दूर किसी भी शक्ति में विश्वास नहीं था आसान का। बार बार ये कहते भी थे, आसान, जनमत, जनशक्ति, इनमें पूरा विश्वास था आसान का। उन दिनों तत्व को लेकर कोई चिंता नहीं थी हमें। तो क्या हुआ, हम छाया की भांति आसान का पीछा करते, आसान के इर्द गिर्द घूमते रहते। हम सारा दिन आसान के साथ बिताना,
यही एक इच्छा थी उन दिनों। पिता, स्कूल मास्टर और पुलिसिया, इनके अलावा किसी से नहीं था डर। कोई पिता नहीं था उन दिनों जो आसान को पसंद करता हो। कोई ऐसा लड़का नहीं था उन दिनों जो आसान से दूर रहना चाहता हो। आसान के साथ घूमने फिरने के लिए बार बार वही डांट फटकार। आसान के साथ घूमने के कारण स्कूल के सभी मास्टरों का वही लाल चेहरा। कभी कभार आसान के साथ सारी शाम और रात का बड़ा भाग बिताकर घर लौटते, तब आधी रात हो चुकी होती थी। दरवाजा ठोकते जाते, खोलता कोई नहीं, बाहर बरामदे ही में सो जाते। दूसरे दिन फिर वही कहानी। आसान से कहाँ मिले। आसान से स्थापित इस निराले प्रेम का कारण था, वशीकरण मंत्र नहीं था उनके पास। सागर थी लेकिन आसान तिजोरी थी कहानियों के। इतनी सारी कहानियों का बोझ कौन उठा सकता है। क्या ढेर था कहानियों का। इस ढेर में कितने अजीब पात्र, एक से एक अजीब, कैसी कैसी विकृति, कैसा टेढ़ा मेरा दिमाग। घंटों बातचीत होती, घर लौट कर लेटना ही था बस। न जाने किन किन कहानियों के पात्र जी उठते, उछलते, कूदते। सबकी अपनी अपनी आवाज, कान फाड़ती थी आवाजें। उन दिनों जब हम आसान के साथ कई कई घंटे बिताया करते थे, तब वह कम से कम 80 के थे। 63 उनका कहना था, 80 के हो गए, फिर भी चट्टान की तरह मजबूत। इस इशारे भर से चिढ़ते थे आसान। 63 आसान का ये कहना विश्वसनीय था। शरीर में कमजोरी का नाम नहीं। सुई में धागा अब भी पिरो सकते थे। एक ही सांस में 100 नारियल की छाल उतारना कठिन नहीं था आसान के लिए। हवा ही रफ्तार से दिन में 5 मील का चक्कर काटना मामूली सी बात थी। कंधे कसे हुए, मानो 2 नंगाफल बांध दिए हों। छाती पर, कलाई की ओर उतरते बाजुओं पर घुंघराले बाल। आ बे मुछकर, ओए आ मोड़। आसान दायां हाथ आगे करते, हम एक के बाद एक लटक जाते। बाजू ज्यों का त्यों। आ जा, ओए बामहन, मोड़ दे बाजू। बामहन का यही तो काम है। पहला काम यही, बामहन का। पालक की डंडी समझ रखा है। हाय हाय, होए होए, बस यही है ताकत बे। मैं पूरी ताकत लगाकर हार कर बैठ जाता। उन दिनों कॉलेज के छूटते ही घर आ, किताबें पटक, 5 बजते ही पहुंच जाते हम वहीं। सड़क का नाम था आसारी पल्लम रोड। सड़क पर जोसेफ की लॉन्ड्री भी थी। आसान इसी दुकान के सामने धरी बेंच पर हमेशा बैठे होते थे। मास्टर जी की बेत जितनी मोटी, 6 हाथ लंबी, मूठ वाली छड़ी दोनों टांगों के बीच थमाई। मूठ आसान के सिर से 2 अंगुल ऊपर। मूठ पर आसान दोनों हथेली गूंथे हुए। छड़ी सड़क पर जमी धूल की परत में 3 दस्ते धंसी हुई। ज्यों ही हमें देखते, वेष्टी उठाकर, इतना ऊंचा कि लंगोट दिखे, आसान चल पड़ते। चलते चलते आसान मुंह खोलते तक नहीं थे। पीछे पीछे चलने वाले हम एक दूसरे से कुछ न कुछ कहते ही जाते। बस 2 मील, वहीं जहां खंडहर था। न जाने किस जमाने में राजकुल हत्यारों को वही फांसी चढ़ाता था। देखते जाओ, बस अपना इतिहास दोहराता था खंडहर। 2 ही मील तय करके हम 50 बरस पीछे पहुंच जाते। उन दिनों वहां एक पगली भी रहती थी। लगता था कोई यूरोपीय महिला बेदिंग पूल में कूदने वाली है। पगली ठीक उसी प्रकार खड़ी हो जाती। खंडहर ही में रहती थी पगली। खंडहर के सामने आसान बैठ जाते हम भी, इस तरह कि उनका चेहरा हम सब देख सके। रास्ते में खरीदी, कमर में बांध ली गई पोटली आसान के सामने धर देता एक लड़का। 2 गट्ठी पान, ईता मुजीका, कच्ची सुपारी 10 या 15, जाफना का तंबाकू नंबर 1, 2 चिकोटी। पान मुंह में डाल, पीक थूक, चारों ओर नजर दौड़ाते आसान। हम निरर्थक शोर समेत आसान गले में फंसी पीक निकालते। कहानी शुरू होने वाली है, यही था मतलब शोर का। एक था राजा। कहानी यूं थोड़े ही शुरू होती। बुआ, दादी, अम्मा की थी कहानियां। कहानियों का परिचित प्रारंभिक चरण आसान के लिए वर्जित था। पुरानी थी प्रथा, निरर्थक, निर्जीव। आसान किसी पौधे को गौर से देखते। जानता है कोई कौन पौधा है? हम एक दूसरे को देखते सिर हिला देते। नहीं मालूम। आंखें जिस तरह फाड़कर देख रहे हो, साफ पता चल जाता है। नहीं मालूम। चलो 2 पत्तियां निकालो, मसलो, अब सूंघो। कुछ एक वही कुछ करते। बांस कैसी है बे? सूंघने वालों को कुछ नहीं पता चलता। कोरे कपटों की नहीं है बांस। बांस के डिब्बे में बंद कोरे कपटों की। आसान ने किस कमाल से पकड़ ली है बात। आश्चर्य में डूबते हमारे चेहरे। बस यही खिलाकर मंगलसूत्र बांधने वाले ही को मार डाला पापिन ने।
औरत जात कर सकती है ये काम, दूसरे के गले लटकने की थी चाह। चांडालिन की यही थी चाल, दमदार थी पापिन, क्यों किया छिनार ने ये सब कुछ। मंगलसूत्र बांधने वाला लंगड़ा था, लूला था, अंधा या टूटी कमर वाला, या फिर रखी थी किसी और को। यूं ही चाहे कुछ भी रहा हो कारण डॉट डॉट डॉट, एक एक फसल के बाद 100 बोरे धान के आ जाते। हर दिन पिछवाड़े में केले के 50 पत्ते, गए इतनी कि आधा घंटा लग जाए इन्हें बाहर निकालने में, अंदर ले आने में। गया था वह वचेरी के मेले में बैल खरीदने, ले आया था 2 अरबी घोड़ों की तरह दौड़ने वाले, दोनों के दोनों। गधा लौटा घर, पापिन के लिए फूल भी लाया, बालों में गूंथने, ढेर सारे फूल लाया था। गधे ने सोचा दूध ही है, पापिन ने काम पूरा किया। गधे ने खून की उल्टियां की 2 बार, बस खत्म क्लोज। आसान की बात उस शाम यूं शुरू हुई थी, देखते जाओ मिट्टी को आसमान पर चढ़ा दूंगा, तैरेगी मिट्टी आसमान में। मदारी जिस प्रकार न जाने कौन सी बोतल दवा के नाम बेचते हुए बाजार में चिल्लाता है, उसी प्रकार कहानी सुना रहे थे आसान, और अब पान चबा रहे थे आसान। इसके बाद ही आती है बारी जहर देने वाली के बचपन की। उसका गांव, उस गांव का परिवेश, रीति रिवाज, रिश्ते, दुश्मनी, मंदिर, त्योहार, सबकी बारी आती थी। तनाव ज्यों ही खींचकर पराकाष्ठा की सीमा पर पहुंच जाता, आसान पान का नया दौर शुरू कर देते। हमें भुला दिया हो मानो, धूल में पछाड़ दिया हो मानो, यही लगता था। आसान को समय के बीतने का आभास ही नहीं है। अचानक बड़े गिरजाघर का घंटा बजता, एक के बाद एक लरजता लंबाता नाद सिर पर वार कर रहा है। हमें यही आभास होता, हम सब होश में आते। घर, अम्मा, पिता, परीक्षा, हम सब घर की ओर कदम बढ़ाते। आसान की भांति कहानी सुनाने वाला अब न जाने कौन कब जन्म लेगा। आसान नहीं रहे, अंतिम बाजी में भी आगे ही रहे आसान, इमली के वृक्ष के आगे ही रहे आसान। इमली पुराण, इसे हमने आसान ही से सुना था। हमारा शहर अति सीमित समयावधि में अति विकसित हो गया था, आसान ही की थी ये सूचना। 50 बरस पूर्व इमली के आसपास उजाड़ था, बस। इसके बाद इमली के इर्द गिर्द झिलमिलाहट शुरू हुई, बढ़ती गई ये झिलमिलाहट। आसान कमाल के शब्द चित्र खींचते थे। जो स्थान हमने नहीं देखा, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, वह आसान का देखा हुआ स्थान था। यही नहीं, आसान वह सब कुछ भी देख रहे थे जो अब हम देख रहे थे। असीमित गर्व के साथ आसान इस तथ्य का रसास्वादन करते, बेशक उल्टबाजी लगाए हम, लेकिन जो कुछ आसान ने देखा था वह हम हरगिज नहीं देख सकते थे। दामोदर आसान सचमुच ही भाग्यशाली थे। हमारा शहर, विशेष रूप से इमली के पेड़ के इर्द गिर्द फलता फूलता शहर, और इसका पुराण, आसान ही ने इसका परिचय हमें दिया था। यदि कुछ एक बरस बाद हम जन्म लेते, तब ये पुराण हमें कोई नहीं सुनाता। इतिहासकार इमली पुराण क्यों लिखें? देखा जाए तो हम भी भाग्यशाली ही हैं। उन दिनों इमली के पेड़ को तालाब चारों ओर घेरता था। जमे पानी को इमली ताल ही कहा जाता था। तालाब के बीचों बीच द्वीप सी उठी जमीन पर था इमली का राज। द्वीप बड़ा नहीं था, 2 गुट सटकर गुल्ली डंडा खेल सकते थे, बस। तालाब कभी नहीं सूखता था। सुबह की सभी प्रक्रियाएं यहाँ संभव थीं। पानी पर कमल के पत्तों के आकार की काई जमी हुई थी, दुर्गंध को ढांपती थी काई। इमली के पेड़ के दक्षिण की ओर कुछ ही दूरी पर हवा की लय में भूतों की भांति नाचते काटरारी वृक्षों का वन। जिनका कोई काम न था, वह इसी वन में आकर नींद में डूब जाते। तालाब के आसपास सुबह की रौनक ज्यों ही शुरू होती, सुअ पूंछ में गांठ बांधे दिन भर चरते। 2.5 मील पूरब की ओर इमली के पेड़ के काफी दूर मेन रोड था, इधर उधर निकलता सा। ज्यों ही बारिश होती, गाय भैंस यही चरते। गर्रे थपथपाकर बगैर कोई तकलीफ दिए इन्हें तालाब ही में नहलाते, बाहर भगाते और स्वयं इमली के पेड़ की ओर दौड़ते। इनके खेल, इनके झगड़े पेड़ के नीचे अजीब शोर के साथ होते। शाम होते ही गर्रे गाय भैंस सहित लौट जाते। कुछ एक वैद्य भी वही जड़ी बूटी की खोज में आते। दामोदर आसान भी उसी उद्देश्य से वहां चक्कर काटते। पूरी जानकारी थी उन्हें इमली द्वीप की। एक दिन पुराण ने यूं मोड़ लिया, भूले से भी वहां जवान लड़की नहीं आती थी। बुढ़िया बेशक आती थी गोबर इकट्ठा करने, बच्चे भी जाते थे वहां, जवान लड़कियां लेकिन उस ओर से रखकर लेटती भी नहीं थी। क्यों? कोई सांड आ जाता कामवान ताने। न जाने किसने किया था सवाल। छी छी, शुरू शुरू में सब यूं ही आते जाते थे, लेकिन
जब कालियप्पन की बेटी के साथ सब कुछ घट गया तब जाकर बात बदली। उसके बाद औरत जात पागल जात थोड़े ही है, क्यों जाती वहां? न जाने कहाँ से आया था वह, कौन गांव, कौन जात, क्या नाम, कैसी शक्ल, कैसी सूरत, किसी को नहीं मालूम। पकड़ लिया हाथ, ले गया पेड़ के नीचे और बस। आसान अब तैयार हुए थे कहानी सुनाने को। यही कहानी इसके पूर्व भी सुना चुके हैं, आसान सुन चुके हैं हम ये कहानी। तो क्या हुआ, ऊब जाता है कोई इसी कारण? कहानी सुनाने को आसान तैयार, कहानी सुनने को हम तैयार। बुआई हो चुकी थी, न जाने क्यों कैसा झगड़ा हुआ। चेलत्ताई तालाब के पास से गुजरने वाले पथ पर बिल्कुल अकेली थी। पूर्णिमा थी, चारों ओर सौंदर्य बिछा हुआ था। बीते दिन खूब बारिश हुई थी, तालाब भरा हुआ था, लहरें दौड़ रही थीं पानी में, किनारे तक बहती। चेलत्ताई खुश थी, उतर गई पानी में, पानी हाथों में भर लिया, पानी मुंह में भी भर लिया, फिर दूर दूर तक थूका पानी को। चलो नहा लो, अब यह सोचा चेलत्ताई ने। बस उतर गई झटपट पानी में। आंखों की पहुंच जहां तक थी बिल्कुल सुनसान था। सामने इमली का पेड़, बगैर पत्तों की एक टहनी ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे। मुग्ध थी चेलत्ताई, खूब नहाई, इसके पहले यूं कभी नहीं नहाई। यही सोचा, अब शरीर केले के तने की तरह ठंडा हुआ, ठिठुरने लगा शरीर। ये भी पता चला काफी देर हो गई है, बस एक डुबकी और, किया भी वही, एक डुबकी और सिर निकाला पानी से। सामने हमेशा की तरह खड़ा था वही इमली का पेड़। न जाने क्यों ये भी लगा कि पेड़ के पास 2 हाथी लेटे हुए हैं। इमली का पेड़ वही अकेला। चलो वहां तक, यही सोचा चेलत्ताई ने और तैरने लगी। इमली के पेड़ के नीचे खड़ी हो चारों ओर नजर दौड़ाई। पेड़ के पास ही भूत प्रेत की भांति नाचते काटराली वृक्ष, पास ही खेत, वही दिन भर काम किया था। चावल की बुआई जहां हुई थी वह अंगोछा प्रतीत हो रहा था। कोई जल्दी में हरा अंगोछा छोड़ गया था। चेलत्ताई की आंखें इधर से उधर, उधर से इधर दौड़ रही थी। मन प्रफुल्लित था, हंसी चेलत्ताई, बार बार हाथ ऊपर उठाकर गीले बाल निचोड़े। अचानक आहट हुई, कोई पीछे से बढ़ रहा था। चेलत्ताई घबरा कर मुड़ी, कोई खड़ा था, हट्टा कट्टा, चोटी थी, कान छिदे हुए, जड़ाऊ लोलक, रेशम का कुर्ता पहने हुए था और हाथ घुटनों को छू रहे थे। चेलत्ताई ने हाथों से वक्ष को ढकने की कोशिश की, गला बंध गया, कोई आवाज नहीं निकली, शरीर पथरा गया। क्षणभर चेलत्ताई को ध्यानपूर्वक देखकर इत्मीनान से आगे बढ़कर उसने उसे यूं उठाया जैसे किसी बच्चे को, पेड़ के नीचे लिटाकर उस पर झुका। वह कुछ मिनट बाद ही चेलत्ताई शोर मचाने की हालत में थी। काटरारी वृक्षों की झुरमुट में रात बिताने वाले शोर सुनकर तालाब तक पहुंचे। अब वह चेलत्ताई को छोड़कर उठा, तालाब में कूदकर पूरब की ओर बढ़ा। पीछे सब दौड़ रहे थे, मारो पकड़ो शोर मचाते हैं। उसने चाल तेज की, बस कोई हड़बड़ाहट नहीं, फिर भी भागने वाले पीछे ही रह गए। न जाने उस समय किससे बातचीत कर रहे थे। आसान, वह भी दौड़े। अब उन्होंने बताया, पकड़ में आ तो जाता ससाला, पीसकर धर देता, मिला देता मिट्टी में, कोई मानेगा। चलने वाला भागने वालों की पकड़ में नहीं आया। क्या चाल थी, क्या रफ्तार। आसान अब अचंभे में पड़ गए हैं। थूहर वन भी पहुंचे सब, आगे वाला चलता गया, पीछा करने वाले दौड़ते गए। सांप का बिल था, कमर तक ऊंचा, उसे यूं लाग गया वह मानो कूटने पीसने की ओखली हो। फिर गायब, बस गायब। क्या फुर्ती थी चाल में, आज तक नहीं देखी है ऐसी फुर्ती, इस जन्म में नहीं देखी है ऐसी फुर्ती। देखने में कैसा, सोने की प्रतिमा, भुजाएं सुडौल, बाहें फर्श को छूती। अब चेलत्ताई की भी हालत अजीब थी। उस रात बाद बस उसी की याद में डूबी, घुल गई उसी की याद में, हमेशा उसी का नाम जपती। रात भर नींद में न जाने क्या कुछ कहती, हर शाम वहीं आ जाती, इमली ताल पर नहाती तैरती, फिर बैठ जाती इमली ही के पेड़ के नीचे। सांप के बिल तक भी गई उसे ढूंढने, गांव भर इकट्ठा हुआ उसे रोकने। असर हो तब न, जो भी समझाता बुझाता उसे यूं अनसुना कर देती मानो किसी और से बातचीत हो रही हो। अब बुआई उससे कोई नहीं करवाता, पौध सूख जाएगी, सब यही कहते। कोई फर्क नहीं पड़ा चेलत्ताई को, बस घर बैठी रही। क्या रूप था, लंबी चौड़ी खूबसूरत, वह भी बला की। स्वास्थ्य का भी था रूप, उम्र का भी, भोलापन सीधापन, सब कुछ मिलकर सौंदर्य देवी ही का रूप दे रहे थे उसे।
और अब देवी उखड़े पंख वाली मुर्गी दिख रही थी। खाना बंद, कौर मुंह तक ले जाती कि जी खराब होता, हाथ झाड़कर उठ जाती। गांव भर की लड़कियों ने पूजा की, मंत्र तंत्र तावीज नजर भी उतारी गई, शरीर लेकिन घुलता ही गया। उस दिन गांव भर में सनसनी दौड़ी। बीती रात वह आया था। चेलत्ताई ही ने सहेलियों को कहानी सुनाई। उसके बाद हर पूर्णिमा को वह आता। सबों ने यही कहा, देखा किसी ने नहीं था उसे, विश्वास सबको था। बाल संवारकर फूल गूंथकर तैयार हो जाती चेलत्ताई। सब जान जाते पूर्णिमा है। शरीर पर चंदन का लेप लगाती। दूसरे दिन काम शुरू होने के पूर्व ही सब पहुंच जाती चेलत्ताई के पास। और चेलत्ताई बताती वह कब आया, कहाँ आया, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ कहा गया। हंस हंस कर सुनाती सब कुछ चेलत्ताई। सहेलियां सब कुछ सुनती, उत्साह छा जाता आंखों में। घेर लेती सबकी सब चेलत्ताई को और सुनती जाती। दामोदर आसान भी वैद्य बनकर, चादर ओढ़कर वैद्य की पहुंचे वहीं। उन्हें भी सब कुछ सुनाया चेलत्ताई ने। यह विचार आया ही नहीं उसे कि और मत सुनाओ, बहुत सुना दिया, अब चुप करो। जब उसने सब कुछ सुना ही दिया तब मेरे मन से भी खोट मिट गया। आसान हंसते हुए पान से रंगे दांत चेहरे पर बिछा देते हैं। आज भी याद है। फिर क्या हुआ ये तो बात दें। हम कहानी को किसी भी हालत में बढ़ाना चाहते, इसकी समाप्ति भी चाहते। हुआ क्या बताएं तो बस 5-6 महीने गुजरे ही थे। गर्भ रह गया है, उसने सहेलियों को बताया। बात सुनी सहेलियों ने और विश्वास भी किया। शक की गुंजाइश ही नहीं थी। उस हालत में देखना था बच्ची को। क्या रूप था। आसान ने बात आगे बढ़ाई। रूप, सिर्फ रूप कहकर ही थोड़े ही सब कुछ कह दिया जा सकता है। रूप का क्या, कहीं भी देख लो ये रूप लेकिन दूसरा ही था, परिचित परिभाषाओं के बाहर। उसका रूप देखकर रूप पर इतराने वाली सुंदरियां आत्महत्या कर सकती थीं। वैसा था चेलत्ताई का रूप। रूप समा नहीं रहा था शरीर में। कुछ दिन पहले ही तो सब कह रही थी ये चल फिर भी नहीं सकेगी, बात करने की भी है शक्ति। और अब सब की सब आश्चर्य में डूबी हुई, उसे देखकर बार बार आश्चर्य में डूबने वाली। जरा सी शर्माती भी थी सहेलियां। न जाने कैसे कैसे विचार उठते थे मन में। बस खड़ी रहती थी सब, ताकती रहती और करती भी क्या, रह क्या गया था करने के लिए। पालना बनवाया चेलत्ताई ने। छोटे कपड़े भी सिए बच्चे के लिए, रेशम के कपड़े। जो भी मेले में जाता उससे लकड़ी के बबुए मंगवाती, खिलौने मंगवाती, बगैर किसी भी झिझक के पैसे देती। मन में उठती खुशी की लहरों को व्यक्त करने ही की थी शायद इच्छा। ऐसी थी चाह जो पूरी नहीं हो सकती थी, पूरी नहीं हुई। एक दिन भोर होते ही चीखें उठी। गांव इकट्ठा हो गया। वह जमीन पर लौट रही थी, तड़प रही थी, तड़पती हुई सिर पीट रही थी। लग रहा था सिर फट जाएगा। चीख रही थी, चिल्ला रही थी, थूहरवन में डस लिया है। उसने अपनी ही आंखों से देखा। वह चिल्ला रही थी, रथ के पहिए की जंजीर की तरह जकड़े हुए था शरीर को सांप। उसने आगे कहा। सांप के मुंह में था दायां पांव उसका, और सांप की पूंछ दायां कान कुरेद रही थी। सब दौड़े थूहरवन की ओर। छान मारा, वन भर को छान मारा, कुछ नहीं दिखाई दिया। और दूसरे दिन इमली की सबसे ऊंची टहनी से चेलत्ताई का शरीर निर्वस्त्र, बिल्कुल नंगा, झूल रहा था। पहनी हुई साड़ी का बनाया था फंदा। कहानी खत्म हुई। आसान ने छड़ी पर शरीर का बोझ डाला। धीरे धीरे उठे आसान। कोई ऐसा शब्द नहीं निकला जो बताए कि आसान जा रहे हैं रैन बसेरे की ओर।